Hello everyone, welcome to the Monologue classes in the session of Daily News Analysis. Today is 6th of February 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी सेशन हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, इसका 7 to 8 डेज का एक कंपाइलेशन हम एवरी सैटरडे आई होप लेकर के आने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस जितने भी डीएनए होंगे उनके बेसिस पर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हम एवरी वीकेंड पर। सो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं कि वो क्या है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑफिशियली कम्स इनटू फोर्स। इस अलायंस की काफी टाइम से बात चल रही थी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। कंट्रीज में आपस में बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था, पेपर्स का साइन होना और ये सब चल रहा था। अब अल्टीमेटली आकर के ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है अब ये अपनी एग्जिस्टेंस में आ चुका है और इसका एस्टैब्लिशमेंट मैं कहूं कि एक लीगल एंटिटी की फॉर्मेट में इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हो चुका है। आईबीसीए की ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ये कम इनटू फोर्स अभी आ चुका है और ये फुल फ्लेज्ड ट्रीटी होगी, है ना। मींस ये होगा एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मींस ट्रीटी के बेसिस पर एस्टैब्लिश होने वाला इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल का मीनिंग है ये गवर्नमेंट्स ने आपस में एक ट्रीटी साइन करके इसको बनाया है और बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल का है इसीलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अनदर थिंग, ये एक इंटरनेशनल लीगल एंटिटी होगा। मींस इसका लीगली अपने आप में एक एग्जिस्टेंस होगा। क्या है ये सब, इसके बारे में एक एक करके जानते हैं बेसिक पॉइंट्स को। तो इट हैज बीन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो इसका हेडक्वार्टर होगा इंडिया में। आप सबको पता होगा कि 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके 50 इयर्स 2023 में कंप्लीट हो गए। उसी समय सब पर इसका जो है अनाउंसमेंट भी हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया जाएगा। तो ये एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसी के मेमोरी में हमने इसको बनाया था। 50 इयर्स कंप्लीट हुए। इट इज अ मल्टी कंट्री, मींस बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर होंगे। मल्टी एजेंसीज का कोalition होगा, मींस जितने कंट्रीज के मेंबर बनेंगे वहां की जो एजेंसीज होंगी, जैसे इंडिया में है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो उसकी एजेंसी हमारी तरफ से होगी। ऐसे ही अदर कंट्रीज की एजेंसीज भी इसकी मेंबर होंगी और इसमें 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज होंगे। ऐसे कंट्री जहां पर ये बिग कैट मिलती हैं भी बताएंगे कौन कौन सी हैं बिग कैट। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि इसमें केवल वही कंट्रीज मेंबर्स होंगे जहां पर बिग कैट मिलती है। नो, ऐसी अदर कंट्रीज भी हैं जहां पर ये बिग कैट की स्पीसीज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो इन बिग कैट्स के कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि केवल कैट वाले कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, अदर भी हैं। जेनेसिस की बात करें तो आईबीसीए वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2023 ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ कोमैमोरेटिंग 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। एम क्या है इसका, इसका एम है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसका, 7 बिग कैट जो है वर्ल्ड में पाई जाती हैं। कौन कौन सी है ये, एक है आपकी टाइगर नंबर 1, नंबर 2 लायन, नंबर 3 लेपर्ड, नंबर 4 स्नो लेपर्ड, नंबर 5 चीता, नंबर 6 जैगुआर और नंबर 7 प्यूमा। ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे तो इनके नेम पर कोई ना कोई ब्रांड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। जैसे प्यूमा अपने आप में एक ब्रांड है ना। जैगुआर अपने आप में एक ब्रांड है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉयन, आप सब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। टाइगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चीता को आज आप
जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इंडिया में भी लेकर के आए थे कूनो नेशनल पार्क में। जैगुआर कुछ कुछ वैसा ही है, लेपर्ड, और ये हो गया प्यूमा, और ये होगा आपका सिनो लेपर्ड। सो ये हो गए यहाँ पर आपकी सबकी इनकी आइडेंटिटी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें साइंस की, टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी। मींस वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है वो तो बॉर्डर्स को पहचानते हैं कि भाई ये इंडिया का बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको नहीं पता कि हम इंडिया में हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, हम अफगानिस्तान में हैं, या हम जो है लैटिन अमेरिका के किसी कंट्री में हैं, हम ब्राजील में हैं, कहाँ पर हैं। एनिमल्स को ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि ये कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है। ये सारी चीजें तो ह्यूमन की बनाई हुई हैं। तो इन ये जो बिग कैट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सारे कंट्रीज मिलकर के काम करें और इन सारी की सारी बिग कैट्स को जो है कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, इनकी लाइफ को प्रोमोट करें। अभी इसमें इंडिया की तरफ से इस अलायंस में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये हमारी तरफ से एक डेपोजिटरी का काम कर रही है। सारी डीलिंग्स इसी के थ्रू हुई हैं जितनी भी हुई हैं। मेंबर्स की अगर हम बात करें कि जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कहलाएंगे, जिनका नाम फाउंडिंग मेंबर्स होगा, वो है आपका निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। इनमें जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी रिसेंटली साइन करके दे दिए हैं, तो सबसे पहले यही कंट्री है जिन्होंने ये साइन करके दिए हैं। अब ये जो 7 के 7 बिग कैट्स हैं, है ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है इनका IUCN में स्टेटस क्या है ना। तो लॉयन का स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है, मींस खतरा है इनको। लेपर्ड को भी खतरा है, चीता भी डेंजर में है, और जैगुआर भी नियर थ्रेटन्ड है, और टाइगर जो है वो आपका एंडेंजर्ड है, मींस ये एक्सटेंशन की सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो ये नेक्स्ट है आपका स्नो लेपर्ड जो कि वल्नरेबल है, और प्यूमा आपका लीस्ट कंसर्न है, मींस कोई चिंता की बात नहीं है प्यूमा के एक्सटिंक्शन को लेकर के। तो प्यूमा अच्छी खासी नंबर में अवेलेबल है। अब हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। एक और न्यूज है आपकी कि पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये न्यूज में रही है बिकॉज 2 फेब को क्या हुआ है, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे को जो है सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। और इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे को जो सेलिब्रेट किया गया वो पार्वती अर्गा रामसर साइट में इसको सेलिब्रेट किया गया। आपको पता होगा कि जो रामसर कन्वेंशन है उसी के थ्रू वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम मनाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इंडिया में इस बार ये जो आपका वेटलैंड जो प्लेस है ना, जो अर्गा पार्वती जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1971 में इसको 2 फेब में एक्सेप्ट किया गया था। थीम इस बार की क्या रही, इस बार की थीम रही प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसको ध्यान रखना, कई बार ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनका नाम जो है उनकी थीम पूछ ली जाती है। और इंडिया इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1982। हमने रामसर कन्वेंशन को, वेटलैंड कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, इंडिया ने 1982 में इसमें अपने साइन कर दिए थे और इसका पार्ट बन गया था। तो पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है, इसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये कौन सी स्टेट में है। तो ये तारबगंज तहसील है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए, हैबिटाट कैसा है ये, तो लो जो है ऑक्सबो टाइप की ये लेक है, 2 यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, हमेशा बनी रहती है, ये इसका बेसिक सिस्टम है। अब हम आते हैं आपके लिए, चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं कि ये तारबगंज जो तहसील है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। आपको ये जो है सर्च करना है, चाहो तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, हालांकि आप इतने लेजी हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे। रूल्स फॉर रजिस्टरिंग लिव इन रिलेशनशिप्स अंडर UCC। अब हुआ क्या है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने UCC को
अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया और उन्होंने स्पेसिफिक डिटेल्ड रूल्स बना दिए हैं किसके लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए यूसीसी के अंदर। क्या कंटेक्स्ट है, तो न्यूली इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ डिटेल्ड रूल्स फॉर रजिस्टरिंग लिव इन रिलेशनशिप्स। एम क्या है इसका, टू रेगुलेट सच रिलेशनशिप्स एंड एंश्योर दैट दे आर रिकॉग्नाइज्ड लीगली। कई बार क्या होता है कि कोई कपल जब जो है लिव इन रिलेशन में रहता है या साथ में कई बार कहीं जाते हैं, बाहर टूर वगैरह पे जाते हैं, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, तो होटल्स वाले रूम देने से मना कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं और कहीं रूम लेते हैं किसी होटल वगैरह में, तो उनको बेचारों को ये डर सताता रहता है कि यहाँ पुलिस की रेड ना हो जाए या पुलिस न पकड़ ले, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब उसी चीज को अगर हम इसके साथ में कनेक्ट करें, तो अब अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उत्तराखंड में, तो वो वहां से एक सर्टिफिकेट ले लेगा, फिर वो कहीं भी जा करके रह सकता है। एज अ मीन्स हम कह सकते हैं कि क्वासी मैरिड कपल होगा वो, ना तो शादी से पहले और ना शादी के बाद, मीन्स कुछ कुछ ऐसा होगा कि वो लगभग जैसे कि लगभग शादी हो चुकी है ना। तो हाउएवर दे आल्सो स्पार्क, लेकिन इस ये जो सर्टिफिकेट का सिस्टम जो आया है, क्रिटिसिज्म तो होना इसका पक्का है। अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप का इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया में अगर हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स वेयर कपल्स कोहैबिट विदाउट फॉर्मल मैरिज, जो कि साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, लेकिन बिना शादी के। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर इसमें आप कुछ बात करोगे तो हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी हैज बीन रूटेड इन ट्रेडिशनल वैल्यूज where marriage was the only recognized form of committed relationship। ट्रेडिशनल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो भाई इंडियन सिस्टम में, इंडियन सोसाइटी में ये एक मोरल वैल्यू थी, आज भी है, कि एक स्त्री और एक पुरुष शादी करने के बाद ही साथ साथ में कोहैबिट रह सकते थे या कोहैबिटेशन कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और उसके बिना अगर रहते तो वो अलाउ नहीं है सोसाइटी में। तो लिव इन रिलेशनशिप्स वर ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड, फेस्ड सोसाइटल डिसअप्रूवल। अब लोग अगर बिना शादी के लिव इन में रहते हैं या रहते थे तो सोसाइटी का तो उन पर एक अलग तरह की नजर हमेशा होती है और एक स्टिग्मा लग जाता है। ठीक है, एक धब्बा, एक कलंक की तरह उसको सोसाइटी में देखा जाता है। हाउएवर विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मींस इंडिया में भले ही उसको एक धब्बे की तरह, एक कलंक की तरह देखा जाए, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो इंडियन कल्चर पर वेस्टर्न कल्चर काफी जो है लार्ज स्केल पर वो जो है इम्पोज हुआ है। मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। और लिव इन रिलेशनशिप में बड़े बड़े शहरों में ये जो रिलेशन है वो आम बात जैसा हो चुका है। हालांकि अगर आप छोटे शहरों की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो ऐसा वहां पर अभी पॉसिबल नहीं है। आपको कोई रूम भी नहीं देगा, रहने देने की तो बात ही छोड़ो। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया, इंडिया में इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्या उसका बेस है। इंडिया के कोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने डिफरेंट टाइम्स पर जो है डिसीजंस दिए हैं, अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, लेकिन वो हमेशा से आर्टिकल 21 के साथ में रिलेट करके कि भाई अगर कोई दो व्यक्ति हैं जो साथ में रहना चाहते हैं तो उनका आर्टिकल 21 के थ्रू राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसके थ्रू उनको प्रोटेक्शन अभी तक मिलता रहा है। अदर जजमेंट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या जजमेंट्स अब तक आए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, तो एक केस था आपका एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल। ठीक है, कन्यामल के जो है या कन्नीमल, जो भी जैसे पढ़ना चाहे, इट रूल्ड, इस केस में ये डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि रिलेशनशिप्स फॉल अंडर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये भैया किसके अंदर आता था, आज भी आता है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के वी शर्मा 2013 का केस है।
इट कैटेगराइज्ड लिव इन रिलेशनशिप्स इनटू वेरियस टाइप्स। इसने लिव इन रिलेशनशिप को डिफरेंट कैटेगरी से के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश की। रिकॉग्नाइजिंग दोज रिजेंबल मैरिज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसको ऐसे देखिए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये प्रोटेक्ट करता है किसी शादीशुदा स्त्री को अपने पति या उसके जो परिवार वाले हैं उन वो उसके अगेंस्ट में कोई घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस ना करें। लेकिन ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहां शादी हो चुकी हो। अब जो लोग पहले से या अभी जो है लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं तो शादी तो की नहीं उन्होंने, तो ऐसा ही केस इसमें पहुंचा था कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल था, आपस में झगड़ा वगड़ा कुछ होता था, मारपीट होती थी, तो उसको कैसे लीगली प्रोटेक्ट किया जाए। तो फिर बात आई कि भाई अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो सेक्शंस हैं इसके डीवी एक्ट के वो वहां पर लागू होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has emphasized that the freedoms to choose a partner and form intimate relationships fall under the ambit of free speech and expression. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर थे उन्होंने ये कहा भाई अगर कोई पर्सन कोई व्यक्ति वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो किसके साथ में रहना चाहते हैं, इंटीमेट रिलेशंस बनाना चाहते हैं, तो ये उनका आर्टिकल 19 के अंदर राइट है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि अगर वो हाथ में हाथ डाल करके चलना चाह रहे हैं या साथ में रहना चाह रहे हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि दैट आई लव दिस गाय या आई लव दिस पर्सन, कि मैं इसको जो है प्रेम करता हूँ करती हूँ, वो एक्सप्रेशन की कैटेगरी में उन्होंने इसको रखा था। फिर बात करते हैं हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। It includes within its ambit relationships in the nature of marriage। तो इसने ये कहा कि ऐसा कोई भी रिलेशन जो रिलेशन मैरिज जैसा हो, उसका नेचर कैसा हो, उस रिलेशनशिप का नेचर कैसा हो, मैरिज जैसा हो। तो मैरिज जैसा रिलेशन क्या कि जो कपल है वो साथ में उसी तरह से रहता हो जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, उसी तरीके के उनके फिजिकल जो है कनेक्शंस हो, संबंध हो, वो सब उसी तरीके की कैटेगरी में आएंगे। एक केस बड़ा फेमस था डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पट्टचयम्मल 2010 का। तो कोर्ट में इसने कहा था कि ओनली रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज वुड बी एलिजिबल फॉर लीगल प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स। मींस केवल ऐसे ही रिलेशंस को हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रखेंगे जिनका नेचर मैरिज जैसा हो। मींस अगर सपोज करो कि एक लड़का लड़की साथ में यूं ही आज 2 दिन के लिए रह लिए, कल 2 दिन जो है घूमने चले गए, साथ में पेरिस घूम करके आ गए, फिर अपने अपने घर चले गए, ठीक है। इस तरीके से अगर उनका मिलना जुलना सब चलता रहता है और लड़की ये आरोप लगाती है कि मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज उनका रिलेशन मैरिज जैसा होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। दूसरा इश्यू आता था इसमें इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस राइट्स का, कि जब साथ में दोनों रह रहे हैं, अगर लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी है और लड़का लड़की साथ रहे लिव इन रिलेशनशिप में, लड़की ने क्लेम कर दिया कि लड़के के नाम पर जो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है एज ए वाइफ मैं उसके लिए जो है उसमें अपना क्लेम करना चाहती हूँ, या इस लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे वो उन दोनों की प्रॉपर्टी में अगर लीगली कुछ क्लेम करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस राइट्स सिमिलर टू दोज बोर्न टू लीगली मैरिड पेरेंट्स। मींस उन बच्चों के वही राइट्स होंगे जैसे कि कोई लीगली मैरिड पेरेंट्स हो उनसे अगर बच्चे होते। तो मीन अगर तो बच्चे लिव रिलेशन से पैदा हुए हैं या मैरिज से पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है उनका, दोनों ही केसेस में वो इनहेरिटेंस का राइट्स उनके पास में होगा। ठीक है, तो ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने।
रूल्स फॉर रजिस्टरिंग लिव इन रिलेशनशिप अंडर यूसीसी। अब आ जाते हैं कि भाई यूसीसी में उत्तराखंड क्या कह रहा है। ये मैंडेट करता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा लिव इन रिलेशनशिप का, और इट अप्लाइज टू बोथ रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एंड इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग एंड एल्सवेयर इन इंडिया। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया, बाद में कहीं चले गए, इंडिया के किसी अदर स्टेट में आप रहते हो, बाद में जाकर के उत्तराखंड रहना स्टार्ट कर दिया, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो दोनों ही केसेस में, और आपको ये बात सोचने की जरूरत नहीं है या आपको जान भी लेना चाहिए कि एक स्टेट का लॉ दूसरे स्टेट में भी एप्लीकेबल होता है ऐसे सिविल मैटर्स में। मींस अगर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ लेकर के आई और आपने लिव इन का सर्टिफिकेट वहां पे बनवा लिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट में, तो इंडिया के सारे स्टेट्स में किसी एक स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ को भी रेस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी भैया आप सबको अंडर द यूसीसी। कपल्स एंटरिंग इनटू द लिव इन रिलेशनशिप मस्ट रजिस्टर देयर रिलेशनशिप बोथ एट द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन स्टेट। जब आप लिव इन रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो, अब अलग हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो उसको टर्मिनेशन की स्थिति में भी उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना आपको पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये आधार कार्ड के थ्रू आपको वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करानी होगी, रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होगी, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिलीजियस लीडर आपको लेना होगा कि जिसकी कम्युनिटी में वैल्यू हो। जैसे गवर्नमेंट के यहाँ से तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कराना ही होगा, लेकिन जो रिलीजियस लीडर्स हैं वहां से भी आपको एक सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा कि आपके धर्म को, आपकी कम्युनिटी को, आपकी रिलीजियस वैल्यूज को कोई इससे हानि नहीं है, हार्म नहीं है। वहां से आपको सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा किसी पंडित जी का, किसी मौलवी का, ठीक है, किसी काजी का, या डिफरेंट रिलीजन्स में जैसे सिख धर्म में है, आपके जैन हैं, बौद्ध हैं या क्रिश्चियंस हैं, वहां से आपको उन रिलीजियस लीडर का कोई सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट उसको रजिस्टर करेगी। अब इस सब के पीछे क्या मैटर है, तो उसको आप जोड़ करके देखिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के साथ में। ये जो यूसीसी एक्ट है इसने 74 ऐसे रिलेशनशिप को बताया है जिनमें आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। मींस आपका मन किया कि आप अपने बहन के साथ, भाई के साथ, चाची के साथ, ताई के साथ, बुआ के साथ, ऐसे जो रिलेशंस हैं उनमें आप लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते। मींस यहाँ गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे कपल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा जिनकी फ्यूचर में शादी नहीं हो सकती। मींस जिन रिलेशंस में शादी नहीं हो सकती उन रिलेशनशिप में आपको लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रियल सिस्टर, कजिन सिस्टर, ब्रदर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें शादी नहीं हो सकती। सेम गोत्र का सिस्टम अगर है वहां शादियां नहीं हो सकती, तो वहां पर आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिस में पहुंचोगे तो वो मांगेंगे कि आप अपने रिलीजियस लीडर का सर्टिफिकेट हमें दीजिए। तो वहां जब आप लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग में अपने पंडित जी के पास, मौलवी के पास, उनके पास जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे बेटा नाम क्या है आपका, पापा का नाम क्या है, गोत्र क्या है, आप किस गांव के हो, किस शहर के हो, है ना, इस लड़की का गोत्र क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, ठीक है, इसका धर्म क्या है, इसकी कास्ट क्या है, ये सब पूछा जाएगा और वहां जाकर के फिर आपको वो सर्टिफिकेट की फॉर्मेलिटीज आगे बढ़ेंगी। अब ऐसा कोई भी कपल जो ऐसी 74 कैटेगरी में आता होगा किसी में भी उसको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास में ये अथॉरिटी दी गई है, जो लिव इन रिलेशनशिप की जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको अथॉरिटी दी गई है रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन इफ दे कंक्लूड दैट द रिलेशनशिप अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी और कस्टम्स। मींस अगर रिलेशनशिप ऐसी
उसको दिखाई पड़ रही है रजिस्ट्रार को कि यार ये तो सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट में है, मोरालिटी के अगेंस्ट में है, एथिक्स के अगेंस्ट में है, या रिलीजियस कस्टम्स के, सोसाइटी के कस्टम्स के अगेंस्ट में है, वहां उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं। एक तो प्राइवेसी का कंसर्न है कि भाई क्या क्या चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं। अब जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उनसे सारी डिटेल पूछी जाएंगी। कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि जैसे कि एक केस है उत्तर प्रदेश का, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, और वो दोनों ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करते हैं, और जो लड़का है वो उस लड़की का जो है चाचा लगता है, और वो सेम गांव से हैं, सेम परिवार से आते हैं, ठीक है। और वो जो लड़की है जो पुलिस में है, यूपी पुलिस में, वो उस लड़के की भतीजी लगती है। मींस एक ही फैमिली के अंदर वो चाचा ताऊ के सिस्टम है, उस हिसाब से वो है। और दोनों की शादी के अगेंस्ट में थे, पूरी फैमिली, दोनों की फैमिली, बिकॉज वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते थे। गांव ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने बहुत विरोध किया, उन दोनों को समझाया, नहीं माने, और उन्होंने चुपके से आकर के जो है आगरा में रहे वो, और वहां पर उन्होंने दोनों ने शादी कर ली। इस सिचुएशन ये हुई कि उस लड़की के लड़के के दोनों के ही जो माता पिता और वो सब थे, वो इतने शर्मिंदा हुए कि उसमें से कुछ लोग तो पूरा परिवार जो था वो उस गांव को छोड़ करके ही कहीं ऐसी अनजान जगह पर जाकर के चला गया। अब जो उन्होंने आत्महत्या कर ली या क्या हुआ उनको आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। क्यों? उनकी बेटी ने अपने चाचा से ही शादी कर ली, और वैसा ही वो चाचा निकला। तो ये सारी की सारी चीजें भी देखने को मिल सकती है जब रजिस्ट्रेशन और ऐसी बातें आएंगी तो प्राइवेसी की बात तो उठेगी। क्यों? क्योंकि जब भी रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो डिटेल तो पूछी जाएंगी, और वो डिटेल वहां तक भी पहुंच सकती है, जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वहां तक पहुंच सकती है, तो उनको दिक्कत भी हो सकती है। राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जब लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे होंगे तो दिक्कत, जो कोर्ट है हमारे, कोर्ट में पहले से ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग में हैं, अब एक नई समस्या और क्रिएट होगी, क्योंकि उस लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे होंगे वो भी क्लेम करेंगे प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस का, है ना, बिकॉज हमने लीगली उनको अलाउ कर दिया। तो जो शादी के बाद होने वाली संतानें हैं वहां से केसेस आ रहे थे, अब वो 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जो लोग लिव इन में रहे, तो वो भी अब केसेस कोर्ट तक पहुंचने लग जाएंगे, ठीक है। तो राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, करंटली वुमेन लिव इन रिलेशनशिप्स कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, जो पुराना वाला है उसमें कर सकते हैं, और इस इतने में, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो नहीं थे। लेकिन अब ये समस्याएं भी कोर्ट के सामने आएंगी, हमारी जुडिशरी के सामने प्रॉब्लम्स आने वाली है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज मींस, आप देखिए कि इंडिविजुअल्स में एंटर इनटू सच रिलेशनशिप्स विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ करके एक ऐसा रिलेशनशिप बनाएंगे, ऐसे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, उनको दिख रहा होगा कि इस पर्सन के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, और उनमें से वो एक प्लॉट के थ्रू, एक षड्यंत्र करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर दें, महीने 2 महीने रहे, उससे कोई बच्चा हुआ, चाइल्ड हुआ, और उसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया कि भाई मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि ये बच्चा है और ये हमारे लिव इन रिलेशनशिप से हुआ है। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस भी आएंगे, बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में जो मैरिज है ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक जन्मों जन्म का रिश्ता उसको माना जाता है। लेकिन अब हो सकता है कि लोगों के दिमाग में प्रॉपर्टी घूमे, बिकॉज लोग मटेरियलिस्टिक तो बहुत ज्यादा हो ही चुके हैं, और आज के जो रिलेशनशिप्स हैं, है ना, उनके बेस में प्रेम, लव, अफेक्शन, केयरिंग, ट्रस्ट ये कम है। इनके नीचे नोटों की गड्डियां हैं। मीन्स जैसे मकान बनाते हैं तो उसकी नींव होती है ना, बेस, उसके नीचे हम पिलर लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं, ऐसे ही रिश्तों की भी नींव होती है।
उन रिश्तों की नींव में अब पैसे रखे हुए, नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं, तो वो रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक टिक भी नहीं पाते। तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ देखने को मिल सकती है कि लोग अपने मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट की वजह से लिव इन रिलेशंस में आएंगे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर क्लेम करेंगे, ये प्रॉब्लम आएंगी। सोशल कल्चरल चेंजेस हो सकते हैं, सोसाइटी एक नई दिशा में जा सकती है, इसके बहुत सारे एथिकल या मोरल जो है इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि माता पिता के अगेंस्ट में जाकर के वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जाकर के लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट ले लिए, लीगली उनके पास में राइट हो गया, अब माता पिता जाओ भाड़ में, ऐसा भी सिस्टम देखने को मिलेगा। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड क्या है? तो भाई उत्तराखंड गवर्नमेंट ये सब लेकर के आई है, थोड़ा और इस पर रिसर्च हो, जल्दी जल्दी इसमें रिफॉर्म्स आते रहें, बैलेंस भी बनाना होगा हमको लॉ में, मोरालिटी में, सोसाइटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में एंड सोशल मोरालिटी में, इन सब में एक बैलेंस भी बनाना होगा। ठीक है, दोनों के ही इक्वल राइट्स को देखना होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि दोनों में से किसी के राइट का वायलेशन ना हो, या उससे होने वाली जो संतान है उनके भी राइट्स का वायलेशन ना हो। प्रोवाइडिंग इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस राइट्स सिमिलर टू दोज इन मैरिज, वैसे ही राइट यहाँ पर भी देने पड़ेंगे जैसे कि मैरिज में होते हैं। क्लैरिफाइंग द लीगल स्टेट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, अब इसके जो रिलेशनशिप की वजह से बच्चे आएंगे उनको और ज्यादा क्लैरिटी देनी होगी डिफरेंट लॉज में कि उन बच्चों के क्या क्या क्लेम्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, जैसे कि बच्चा हुआ है ना, या बच्चा नहीं हुआ, दोनों साथ में रहे, कितने टाइम तक साथ रहने के बाद जो लड़की है लड़का है वो प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है, कितने समय बाद, बच्चा होने के बाद। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज करो लड़की पहले से प्रेग्नेंट थी, 10 दिन पहले से वो प्रेग्नेंट थी, और 10 दिन बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में आए, और 1 महीने बाद उसको उसने टेस्ट कराया तो वो प्रेग्नेंट निकली। ठीक है, अब लड़की तो क्लेम करेगी कि ये बच्चा इसी का है, ठीक है, लड़का कहेगा ये मेरा नहीं है। और ऐसी सिचुएशंस में अभी तक का जो हमारा लॉ है कि शादी के बाद अगर बच्चा होता है तो वो बच्चा उस हस्बैंड का हो या ना हो उसी का माना जाता है, इस पर कोई भी डिस्प्यूट होता नहीं है, कोर्ट में भी आप नहीं जा पाएंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। ऐसी सिचुएशंस में डीएनए का जो टेस्ट होता है वो करवाना भी ऐसे समझो कि पैदल नंगे पैर आपको अमेरिका जाना हो इंडिया से, उतना ही टफ है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट जन्म लेंगे, उनके लिए भाई हमारे जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी है, जो पार्लियामेंट है, उन सबको प्रिपेयर होना होगा, तब जाकर के सिचुएशन को हम डील कर पाएंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।